नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। नए जीएसटी रिफॉर्म से अर्थव्यवस्था में जुड़े पंचरत्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधारों को बताया देश के विकास का डबल डोज। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, आम आदमी तक पहुंचेगा जीएसटी सुधारों का फायदा। कहा, अमेरिकी टैरिफ से जीएसटी सुधारों का नहीं है कोई संबंध। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ किया संवाद। कहा, शिक्षक मजबूत देश और सशक्त समाज की बुनियाद। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों से की बात। दोनों पक्षों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का किया स्वागत। भारत और ईयू ने मुक्त व्यापार समझौते को जल्द संपन्न करने की दोहराई प्रतिबद्धता। बिहार के राजगीर में आयोजित हॉकी एशिया कप में भारत की लगातार चौथी जीत। सुपर 4 के अपने दूसरे मुकाबले में मलेशिया को 4-1 से दी मात। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। जीएसटी सुधारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समय पर बदलाव के बिना हम आज की वैश्विक परिस्थितियों में अपने देश को उसका उचित स्थान नहीं दिला सकते। मैंने इस बार 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगली पीढ़ी के सुधार जरूरी हैं। मैंने देशवासियों से यह भी वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। निरंतर रिफॉर्म्स होते रहने चाहिए। ये समय के अनुकूल भी हो और दीर्घदृष्टा भी हो। जहां तक इस सरकार का कमिटमेंट है, हम पूरी तरह इसके लिए कमिटेड हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि समयानुकूल परिवर्तन के बिना हम आज की वैश्विक परिस्थिति में हमारे देश को जो स्थान का उसका हक है, वो हक नहीं दिला सकते हैं। और साथियों, मैंने लाल किले से इस बार 15 अगस्त को कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। मैंने देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी में नए रिफॉर्म की आवश्यकता थी और ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ का डबल डोज है। जीएसटी सुधारों से देश के हर परिवार को बहुत फायदा होगा। मध्यम वर्ग, गरीब, किसान, छात्र और नौजवानों को जबरदस्त फायदा होगा। 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उसको किया गया है। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। गरीब, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, नौजवान, सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबरदस्त फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जीएसटी और भी सरल हो गया है। 22 सितंबर को यानी नवरात्रि के पहले दिन अगली पीढ़ी का सुधार लागू होगा, क्योंकि ये सभी चीजें निश्चित रूप से मातृशक्ति से जुड़ी हैं। 22 सितंबर सोमवार
जब नवरात्र का पहला दिन है और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को साथ संबंध तो बहुत ही रहता है, और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। यानी नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी, क्योंकि दर्जनों चीजों पर टैक्स अब बहुत ही कम हो गया है। जीएसटी सुधारों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 8 साल पहले जब जीएसटी लागू हुआ था तो कई दशकों का सपना साकार हुआ था। ये चर्चा मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू नहीं हुई। ये चर्चाएं पहले भी होती थी, लेकिन कभी कोई काम नहीं हुआ। जीएसटी आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। दरअसल ये सुधार देश के लिए समर्थन और विकास की डबल खुराक है। एक तरफ देश के आम लोगों का पैसा बचेगा तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। तब देश को अनेकों तरह के टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा काम हुआ था। अब 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उसको किया गया है। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर अपनी प्रतिक्रिया में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले त्योहारी सीजन में जीएसटी में कमी का फायदा हर वर्ग, खासतौर पर गरीबों और किसानों को मिलेगा। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत ने जीएसटी में कटौती का फायदा आम जनता तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से जीएसटी सुधारों का कोई संबंध नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे भी सुधारों के सफर जारी रहेंगे। पीयूष गोयल से बात की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। नमस्कार, इस विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। जीएसटी रिफॉर्म्स, अगली पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा हो चुकी है और जीएसटी 2.0 को माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ा गेम अर्थव्यवस्था के लिए साबित होगा। अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, इंडस्ट्रीज कैसे इस फायदे को आम जनता तक ले जाएंगे, समझने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूरदर्शन पर आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल यही कि ये जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है इस जीएसटी रिफॉर्म का, वो क्या है और किस तरह से अर्थव्यवस्था पर ये सकारात्मक असर डालने जा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में देश में जब 30 प्रकार के अलग अलग टैक्सेस होते थे, उन सबको संकलित करके एक टैक्स में पिरो दिया। उस समय जो टैक्स कलेक्ट होते थे उन सब का संकलन करके उससे कमी लगाया और समय समय पे सुधार करते रहे पिछले कुछ वर्षों में, जिससे राज्यों की भी ज़रूरतें पूरी रही और आस्ते 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 रेट्स को हम लगातार कम करते रहे। हर वर्ष 14% की ग्रोथ कमिटेड थी, स्टेट्स की रेवेन्यू में बढ़त कमिटेड थी, उनको देनी थी। उसके लिए कॉम्पेंसेशन सेस केंद्र ने दिया कि किसके यहाँ कम पैसे आए तो केंद्र सरकार पैसे भरेगी। ये सिलसिला भी सालों साल चला। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि जो इतने वर्षों की मेहनत रही कि हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं, आज की हमारी मजबूत स्थिति को देखते हुए
प्रधानमंत्री जी ने ये एक बहुत बड़ा राहत, बहुत बड़ा बदलाव, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म अगर कुछ हुआ है तो ये कल जो जीएसटी में कटौती की गई, रेट्स को रैशनलाइज किया गया, यानी सिस्टमैटिक बनाया गया, और साथ ही साथ प्रोसीजर्स को सिंपल किया गया। एक पूरा जो ओवरऑल किया गया है जीएसटी के पूरे सिस्टम को, इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, महंगाई कम होगी, देश में सभी लगभग सभी रोजमर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी, खाने पीने के पदार्थ, वाइट गुड्स, गाड़ियाँ, एयर कंडीशनर, फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स, आप जो चीज़, घड़ियाँ, जो चीज़ देखें, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कटौती देने का काम इस जीएसटी 2.0 में किया गया है। मैं बधाई देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 140 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जीएसटी जिसको कहते हैं हम लोग। डायरेक्ट टैक्स तो बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स हम सभी लोग ज़रूर कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन सर, आत्मनिर्भर भारत की जो पूरी अवधारणा है, वो कैसे ये जीएसटी रिफॉर्म्स पूरा करता है, और कैसे मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, मेड इन इंडिया को कैसे जैसे प्रमोट कर ही पाएंगे? डिमांड बढ़ती है, और जब टैक्सेस कम होते हैं, कीमतें कम होती हैं, तो डिमांड बढ़ती है। जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो लोगों के ध्यान में आता है कि भारत का डिमांड अब बढ़ रहा है, तो निवेश होता है, और निवेश के साथ मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़ती है। बड़े स्केल होने के कारण इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है, तो कॉस्ट कंपेटिटिवनेस भी बढ़ जाती है। तो एक प्रकार से ये एक बड़ी सोची समझी माननीय प्रधानमंत्री जी की रणनीति है कि चीज़ों को सस्ता किया जाए, लोगों का निवेश को आमंत्रण किया जाए, यहाँ मेड इन इंडिया गुड्स बढ़े, और इसीलिए उन्होंने आह्वान किया है देश की जनता को, और आज 140 करोड़ लोगों ने तय कर लिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य में स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज निकल पड़े हैं कि स्वदेशी सामान रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल हो। लोगों को एक आकर्षण है कि भारत में बने हुई वस्तु अच्छी क्वालिटी की आजकल मिलती है, और सही किफ़ायती दामों पे जब मिलेंगी इस जीएसटी कटौती के बाद, पहले दिन नवरात्रि के 22 सितंबर से ही लागू हो जाएगा। तो मेरा पूरा विश्वास है कि इससे डिमांड बढ़ेगी, लोगों के, उपभोक्ताओं की उत्सुकता बढ़ेगी, स्तर सुधरेगा, और साथ ही साथ निवेश के साथ भारत का मैन्युफैक्चरिंग बेस भी साथ में बढ़ेगा। पीयूष सर, चूँकि मध्यम वर्ग का आपने जिक्र किया और वो बहुत एस्पिरेशनल है, वो प्रतीक्षा कर रहा है त्योहारी सीजन्स की, लेकिन क्या वाकई दाम कम हो पाएंगे? ये कैसे इंश्योर किया जाएगा कि इंडस्ट्री पास ऑन करे इस बेनिफिट को? आप तो बहुत सारे लोगों से मिल, अलग अलग इंडस्ट्री से चर्चा हुई है, सब ने हमें कमिट किया है कि पूरा पास ऑन करेंगे, वो पब्लिकली अनाउंस करेंगे कि हम पूरा बेनिफिट पास करेंगे उपभोक्ता को, जितनी बचत हुई है पूरी उपभोक्ता के खाते में देंगे, कीमतें कम करेंगे, और इसका लाभ अवश्य हमारे गृहिणी, हमारे युवा युवती, एमएसएमई सेक्टर के लोग सभी को मिलेगा, हमारे किसानों को मिलेगा जिनके ट्रैक्टर सस्ते किए गए, ट्रैक्टर पार्ट सस्ते किए गए, इलेक्ट्रिकल सस्ते किए गए। तो एक प्रकार से कोशिश रही है कि समाज के हर वर्ग, और ख़ास तौर पे मध्यम वर्ग और गरीब को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, और नियंत्रण भी रखा जाएगा देखने के लिए कि ये पास ऑन हो और उपभोक्ता के पास पहुँचे। चूँकि सर ये रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, और लगातार प्रधानमंत्री ये भी कहते रहे हैं कि हम रिफॉर्म्स की जो गति है उसको और आगे बढ़ाएंगे। एक्सपोर्ट्स को लेकर के बहुत सारे रिफॉर्म्स अभी भी आप जिस पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें बताइए कि जो ये पूरा जीएसटी रिफॉर्म है वो एक्सपोर्ट्स पर किस तरह का असर डालता हुआ दिखाई देगा? जब डोमेस्टिक डिमांड बढ़ती है और तो यहाँ की प्रोडक्शन एफिशिएंसी सुधर जाती है। डिमांड बढ़ने से इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी जो लोग पहले समझो 100 टन बनाते थे, अब 150 टन बनाना शुरू करें। ज़्यादा सामान बनाओ तो माल सस्ता भी बनता है, और एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी गेन्स भी होती है। उन सबको मद्देनज़र रखते हुए आपकी कंपेटिटिवनेस, स्पर्धा में आपकी कीमतें भी कम हो सकती हैं, और जब कीमतें कम कर सकते हो तो निर्यात के लिए संभावनाएं बढ़ जाती। तो एक प्रकार से एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा सोच समझ के नीति बनाई हुई है प्रधानमंत्री जी ने।
इसका निर्यात को भी एक पुश मिलेगा। जैसे हमारी क्वालिटी और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो अवश्य निर्यात में भी फायदा हो। और बढ़ते संरक्षणवाद के बीच क्या आपको ये उम्मीद है कि हम एक्सपोर्ट्स के जो टारगेट्स हैं उसको मीट कर पाएंगे? मुझे और पूरा विश्वास है इस साल का एक्सपोर्ट पिछले साल से ज़्यादा होगा। भारत में बहुत क्षमताएं हैं, भारत का सामान अच्छा है, भारत की सेवाएं बड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और इन सबको देखते हुए अवश्य भारत का एक्सपोर्ट इस साल पिछले साल से ज़्यादा होगा। सर, लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं, खासतौर पर लेदर और गारमेंट्स, जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी है और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, उसको किस तरह से आप जीएसटी रिफॉर्म से प्रभावित होते हुए देख रहे हैं? स्वाभाविक है कि अगर देश में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का या लेदर प्रोडक्ट्स, जूते वगैरह की डिमांड बढ़ती है तो देश में निवेश आएगा और उससे उत्पादन भी बढ़ेगा। लेदर और फुटवेयर में तो हमने कुछ महीनों में देखा है कि 40 से 50% आयात घटा है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर डाला गया था जिसके कारण जो खराब क्वालिटी के जूते चप्पल सब आते थे वो सब आने बंद किए गए। वो बंद होने से आज देश का डिमांड स्वदेशी जूते, स्वदेशी चप्पल से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो डिमांड मीट करने के लिए आज भारत में नई फैक्ट्रियां लग रही हैं। जब फैक्ट्री बड़ी लगेंगी तो लोकल डिमांड भी मीट करेंगी, एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि टेक्सटाइल हो, फुटवेयर हो, इन फर्नीचर हो, टॉयज़ हो, इन सब सेक्टर्स को इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हाई क्वालिटी एंड कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस का फ़ायदा आगे चल के एक्सपोर्ट में भी देखने को मिलेगा। सर, विकसित भारत लगातार आप कहते रहे हैं कि 2047 तक हमारा लक्ष्य रहा है। अभी जो परिस्थितियां हैं भारत के इकोनॉमी की, रिफॉर्म प्रोसेस को आप किस तरह से देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, और क्या हम ऑन द ट्रैक हैं जो 30 ट्रिलियन इकोनॉमी, डॉलर इकोनॉमी जिसकी आप लगातार बात करते रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत के रूप में उभरेगा। भारत में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, भारत का हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा कामकाज, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और भारत में एक प्रकार से समावेशी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उस कड़ी में कई सारे बदलाव प्रधानमंत्री जी ने गत 11 वर्ष में किए हैं। आगे आने वाले वर्षों में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक और संवेदनशील नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। भारत तेजी से अमृतकाल में प्रगति करेगा और 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से और आगे बढ़ के जाएगा। ऐसा विश्वास के साथ हम सब अपने अपने काम में लगे हैं। आगे और नए रिफॉर्म, नए ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स, नए बदलाव की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। कैसे लोगों का जीवन सरल करना, कैसे व्यापार और उद्योग को सरल करना, कंप्लायंस कम करना, लोगों को कानूनी डर से मुक्त करना, जेल के डर से मुक्त करना, कैसे सरकारी अफसरशाही से लोगों को मुक्त करना। तो अलग अलग काम चीज़ों पर तेज़ी से काम हो रहा है और भारत की जनता भी पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ लगी हुई है। माननीय मंत्री जी, चूंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से ये जीएसटी रिफॉर्म्स ले आए गए हैं, ऐसे आलोचकों को आप क्या कहना चाहेंगे, बिल्कुल सही और साफ शब्दों में? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनको ये नहीं समझ आता इतना व्यापक बदलाव आगे महीने, 2 महीने, 4 महीने में नहीं होते। ये काम महीनों पहले शुरू हो गया था। इसके ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, अलग अलग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री को बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ता है, सप्लाई चेन्स और वैल्यू चेन स्टडी करनी पड़ती है। तो ये काम तो महीनों का मेहनत का फल है और मैं समझता हूँ टैरिफ से इसका कोई संबंध नहीं। लेकिन टैरिफ को लेकर के भारतीय अर्थव्यवस्था को डरने की जरूरत नहीं है, ये आप स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं। हमने हर प्रकार से अलग अलग चीज़ों पर काम किया है। डोमेस्टिक डिमांड तो अवश्य बढ़ेगा इस बड़े प्रभावशाली जीएसटी रिफॉर्म से, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई नई मार्केट्स जहां भारत का वो सामान जा सके जो टैरिफ से प्रभावित है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है हमें सफलता मिलेगी कि नई मार्केट्स में नए एक्सपोर्टर्स नए प्रोडक्ट्स लेके और तेज़ी से आगे बढ़े। फाइनली, आप इस पूरे रिफॉर्म का जीडीपी पे कोई असर, आपका आकलन कुछ ऐसा जिस कह सकते हैं? जीडीपी भारत की
दो पायदान पे खड़ी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक उपभोक्ता जो खर्च करता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग। हम दोनों पे खड़े उतर रहे हैं, वो भी ऐतिहासिक। और अब आज के कल के इस जीएसटी रेट्स के कम करने से और दाम सभी चीज़ों के कम होने से डिमांड में भी एक बूस्ट मिलेगा। और जब दोनों पायदान एक साथ खड़े होंगे और दोनों तेजी से दौड़ेंगे तो स्वाभाविक है देश की विकास यात्रा भी तेजी से आगे बढ़ेगी। माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। तो स्पष्ट तौर पर जो जीएसटी के रिफॉर्म्स, अगली पीढ़ी के जीएसटी के रिफॉर्म्स देश को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत के समृद्ध काल में बहुत मददगार साबित होने जा रहे हैं। इस विशेष प्रसारण में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी में जो कटौती की है उसकी चारों ओर प्रशंसा हो रही है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस फैसले को आम जनता के हित में करार दिया है। भाजपा सहित एनडीए नेताओं ने कहा है कि जीएसटी दरें घटने से आम लोगों की बड़ी बचत होगी तो आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी। भाजपा ने कहा है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से जो वादा किया था उसे पूरा करने का काम किया है। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को बड़े बदलावों की घोषणा कर राज्य सरकारों से लेकर मध्यम वर्ग और बिजनेस क्लास तक की आशाओं को पूरा करने का काम किया है। जीएसटी परिषद ने त्योहारी सीजन पर नए जीएसटी स्लैब को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। परिषद का फैसला जरूरतमंदों, किसानों और मध्यम वर्ग के लिए राहत की नई रोशनी लेकर आया है। नई दरों के लागू होने के बाद रोजमर्रा की जरूरत के सामान सस्ते हो जाएंगे और मध्यम वर्ग का जीवन आसान होगा। बिजनेस की लागत और ऑपरेशनल कॉस्ट में कमी आएगी, साथ ही कर संबंधी उलझनें भी कम होंगी। भाजपा ने जीएसटी रिफॉर्म के प्रति केंद्र सरकार का आभार जताया है। हम सब के जिंदगी में ईज ऑफ लिविंग, टूथपेस्ट, साबुन, तेल से लेके गाड़ी, मोटर इत्यादि तक, टीवी, फ्रिज से लेकर पेंसिल, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स, बच्चों के नोटबुक, ये सारी चीजें, एक है ना, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ये हमारी आम जिंदगी को बदलता है। 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी रिफॉर्म से न केवल देश में आम आदमी के बजट में वृद्धि होगी, साथ ही उद्योगों को भी लाभ होगा, जो विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस प्रकार के रिफॉर्म्स के कारण कॉम्प्लायंस को और सरलीकरण किया गया है। यह सबसे देश में अर्थनैतिक तेजी आएगी, सर्कुलर इकोनॉमी को जोर मिलेगी, लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा आएगी, लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा बचने से, आने से वो खर्चा करेंगे, फिर उत्पादन बढ़ेगी, देश में रोजगार और ज़्यादा बनेगा, देश की अर्थनीति विकेंद्रीकरण होगा। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में काम में आने वाली प्राय हर चीज, चाहे खाने से संबंधित हो, चाहे पहनने से संबंधित हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे घर में टीवी, स्कूटर से संबंधित हो, चाहे घर में वॉशिंग मशीन से संबंधित हो, हर चीज पर जीएसटी की दरें एक बड़ी मात्रा में कम की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा रिफॉर्म, लेकिन कांग्रेस पार्टी के और यूपीए सरकार कालखंड में विशेष था, भरोसा नहीं था प्रदेश सरकारों का। दे डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस, क्योंकि उन्होंने जो सीएसटी में, सेंट्रल सेल टैक्स में जो भरोसा दिया था, वो भी उन्होंने वादा जो किया था वो निभाया नहीं था। तो इसलिए दे वर ऑल अपोजिंग, बट प्राइम मिनिस्टर टुक एवरीबडी इनटू कॉन्फिडेंस, ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके जीएसटी लाया। जीएसटी सुधार के साथ सरकार ने फेस्टिव सीजन में आम आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा देकर उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है। वहीं हेल्थ सेक्टर के लिए जीएसटी सुधार एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा, जिसका सीधा लाभ आम आदमी को मिलेगा। Yesterday's announcements are game changing and will play a very important role in the months and years to come in our journey towards Viksit Bharat 2047. We will all ensure that we will buy Indian-made products made by the sweat and toil of our Indian brothers and sisters, made on the soil of India. Swadeshi goods we will encourage, we will promote, generating more domestic demand. बदलते वैश्विक परिवेश और अनिश्चित आर्थिक परिस्थितियों में दुनिया में किसी भी देश की मजबूती का पहला आधार उसकी घरेलू मांग और खपत है। ऐसे में जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव देश की अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक साबित होने वाला है।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई जीएसटी दरों को लेकर राजनीतिक जगत जहां तारीफ कर रहा है, तो अर्थशास्त्रियों से लेकर उद्योगपति भी इस बदलाव को देश के लिए बहुत बड़ा बदलाव बता रहे हैं। जानकारों का मानना है कि जीएसटी दरें कम होने से लोगों की जेब में पैसा बचेगा, जिससे वो अतिरिक्त खरीदारी कर सकेंगे और बाजार में मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा मिलेगा। उद्योग जगत ने कहा है कि आम लोगों को अब सस्ती दरों पर सामान उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। नए जीएसटी सुधार से भारत की विकास यात्रा को गति मिलेगी। जीएसटी को लेकर नए सुधार न केवल आम आदमी के लिए वरदान साबित होंगे, बल्कि इससे देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। विभिन्न सेक्टर के विशेषज्ञ और उद्योग जगत ने भी जीएसटी रिफॉर्म का स्वागत किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे एमएमएफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हुआ करती थी, वो इस जीएसटी 2.0 ऐलान द्वारा अभी ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कॉटन के समान 5% पे पहुंच गई है। फाइबर, यार्न, फैब्रिक सभी 5% है। और ये जो ऐलान है कि जीएसटी 5% तक सीमित रहेगा 2,500 रुपए के गारमेंट तक, उससे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। I congratulate the government for this much timed, very well thought of and much needed financial stimulus that the government has given to the domestic industry. Turbulent times are going on and the American exports have been directly hit with the heavy tariffs, and in such situation the reduction of high GST slab rates will definitely boost domestic purchase, will boost domestic demand, and the companies will have a lot of options to push their products in the domestic market. An important step towards GST reforms, which is bold and brave. The earlier 4 slabs of GST, 5%, 12%, 18% and 28%, has now been reduced to only 2 slabs of 5% and 18%. In fact, 175 consumer items, important consumer items, have witnessed a decline in GST rates from 18% to 5%. उद्योग जगत का मानना है कि ये सुधार न केवल आम जनता की खरीदने की क्षमताओं को बढ़ाएंगे, बल्कि लोगों की बचत करने की क्षमता में भी इजाफा होगा। कई क्षेत्रों को बढ़ावा देने वाले इन सुधारों का उद्योग जगत खुले दिल से स्वागत कर रहा है। A very pleasant surprise and a wonderful gift by the Honorable Finance Minister to us. This particular slabs of 5% and 18% is a very welcoming thing. And if you can see, the 5% is on the mostly on the essential commodities, which is very, very welcoming and which really help the middle class to increase their purchasing capacity. Not only increasing the purchasing capacity, but also give room more for their savings. The decision taken by the GST Council today is a historic step in the welfare of the general public. The sports goods and toys both have been brought to the category of 5%, which will benefit the public at large because both the items are used by the children, and the rate of 5% will definitely help the Indian families. The Government of India has announced a major relief for the Indian chemical sector by reducing the goods and services tax, that is GST, on important chemicals, especially feedstocks such as sulfuric acid, nitric acid, ammonia and other important chemicals. जरूरतमंदों, किसानों और मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत नए जीएसटी रिफॉर्म देश में स्वास्थ्य सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ईज ऑफ लिविंग के लिहाज से भी बेहतर माहौल बनाने में कारगर साबित होंगे। अजय मिश्रा, गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। डेयरी उत्पादों पर जीएसटी की दरों में कटौती का ऐतिहासिक फैसला देश के करोड़ों किसान परिवारों और आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी बनकर आया है। इस फैसले का डेयरी उद्योग ने दिल खोलकर स्वागत किया है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी अमूल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार लाखों डेयरी किसानों को सशक्त बनाने, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और डेयरी उत्पादों को हर घर के लिए
अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमूल के 36 लाख किसान डेयरी उत्पादों पर जीएसटी में ऐतिहासिक कटौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हैं। अमूल के इस एक्स पोस्ट को रिट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लाखों लोगों के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में हमारे अन्नदाताओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, सहकारिता को समर्थन और निरंतर सुधारों जैसी पहलों के माध्यम से हमारी सरकार भारत के डेयरी क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा में लगे शिक्षकों का समर्पण भाव ही समाज के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक ही मजबूत देश और सशक्त समाज की बुनियाद हैं। और एक शिक्षक सिर्फ वर्तमान नहीं होता है, बल्कि देश की भावी पीढ़ी को भी वो गढ़ता है, वो भविष्य को निखारता है। और मैं समझता हूं कि ये भी देश सेवा की श्रेणी में किसी भी प्रकार से किसी की भी देश सेवा से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ टेलीफोन पर संयुक्त बात की। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों के रूप में भारत और यूरोपीय संघ के बीच विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं। नेताओं ने वैश्विक मुद्दों के संयुक्त समाधान, स्थिरता को बढ़ावा देने और पारस्परिक समृद्धि के लिए नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने में भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भूमिका पर बल दिया। नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश, नवाचार, स्थिरता, रक्षा, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला, लचीलेपन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का भी स्वागत किया और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते वार्ता के शीघ्र समापन और IMEC गलियारे के कार्यान्वयन के लिए साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने दोनों नेताओं को अगले भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए भारत आमंत्रित किया और नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर भी सहमति प्रकट की। भारत दौरे पर आए सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच 60 साल पुराने कूटनीतिक रिश्तों का जिक्र करते हुए आपसी सहयोग को और मजबूत करने की बात कही। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और भारत सिंगापुर के मजबूत संबंधों के लिए उनका धन्यवाद किया। हमने सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई, खासकर जब दोनों देश 60 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मना रहे हैं। भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल नवाचार, हरित परिवहन, नागरिक उड्डयन, कौशल विकास एवं उद्यमिता और स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत 1 साल के भीतर संबंधों में आई गति पर चर्चा की गई। भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर दोनों नेताओं ने आपसी साझेदारी के भविष्य के लिए एक विस्तृत रूपरेखा पर सहमति जताई। आज हमने अपनी पार्टनरशिप के भविष्य के लिए एक डिटेल्ड रोड मैप तैयार किया है। हमारा सहयोग केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बदलते समय के अनुरूप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग, स्किलिंग, सिविल न्यूक्लियर और अर्बन वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र भी
हमारे सहयोग के केंद्र बिंदु बनेंगे। हमने निर्णय लिया है कि आपसी व्यापार को गति देने के लिए द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और आसियान के हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समयबद्ध तरीके से रिव्यू किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में आज एनएसए अजीत डोभाल ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डेनिश शिपिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी एपी मोलर के निदेशक मंडल के अध्यक्ष रॉबर्ट मैर्सर्क उगला से मुलाकात की। तस्वीरें साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एपी मोलर के निदेशक मंडल के अध्यक्ष रॉबर्ट मैर्सर्क उगला से अच्छी मुलाकात हुई। भारत के हरित परिवहन क्षेत्र में सुगम आपूर्ति और विकास की अनिवार्यता पर चर्चा हुई। बिहार के राजगीर में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे ने रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का विधिवत उद्घाटन किया। ये जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, भूटान से आए वरिष्ठ अतिथि जेई खेनपो, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यह अवसर भारत और भूटान के बीच गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने वाला माना जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से चलने वाले विभिन्न आनुषंगिक संगठनों की अखिल भारतीय समन्वय बैठक 5 से 7 सितंबर 2025 को जोधपुर के लाल सागर में आयोजित होगी। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि बैठक में संघ प्रेरित 32 संगठनों के पदाधिकारी और महिला कार्यों का समन्वय देखने वाली कार्यकर्ता शामिल होंगी। का आयोजन आगामी कल से 5, 6 और 7 सितंबर 2025 को यहाँ पर पिछले वर्ष ये बैठक केरल के पालक्काड में हुई थी। प्रतिवर्ष ये बैठक एक बार होती है और जिसमें सभी संघ प्रेरणा से जो विविध संगठन है, 32 ऐसे संगठन हैं और अलग अलग संगठन में जो महिलाएं काम करती है उनके दृष्टि से महिला समन्वय का भी एक आयाम चलता है। उसके संबंधित जो कार्यकर्ता है वो भी आएंगे। तो ऐसे कुल मिलाकर बैठक में 249 ने विविध संगठन के और अन्य सभी संघ वगैरह संबंधित अधिकारी मिलाकर 120 कार्यकर्ता यहाँ बैठक में अपेक्षित है। साथ ही अपने बैठक में परम पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, माननीय सरकार एवं दत्तात्रेय होसबले जी, उनका मार्गदर्शन यहाँ पर प्राप्त होगा। नीति आयोग ने भारत को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण रोड मैप जारी किया है। इस अवसर पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि आने वाले समय में दलहनों की मांग बढ़ेगी। सरकार के नए दलहन मिशन का उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात में कटौती करना है। केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने गुरुवार को BSNL, TCIL और ITI लिमिटेड जैसी प्रमुख टेलीकॉम सार्वजनिक उपक्रम कंपनियों की तिमाही वित्तीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का फोकस मुनाफा, कारोबार और रुझान और भविष्य की ग्रोथ रहा। सबसे बड़ी उपलब्धि BSNL की रही, जिसने 18 साल बाद लगातार 2 तिमाहियों में मुनाफा दर्ज किया है। BSNL को वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ और चौथी तिमाही में 280 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। पिछले साल इसी तिमाही में 849 करोड़ का घाटा था। अब कंपनी का सालाना घाटा करीब 58% से घटकर 2247 करोड़ रह गया है। केंद्रीय मंत्री ने BSNL की प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि यह बदलाव सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मजबूत करने और भारत की दूरसंचार क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने तीनों कंपनियों को नवाचार, सेवा और टिकाऊ बिजनेस पर फोकस बनाए रखने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत कोने कोने तक कनेक्टिविटी पहुंचाना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को नई दिल्ली में इंडिया रैंकिंग्स 2025 जारी की। इस साल रैंकिंग में 7,000 से अधिक संस्थानों ने हिस्सा लिया, जिनकी 17 विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग की गई। संस्थानों की ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास लगातार 7वें साल शीर्ष स्थान पर काबिज हुआ, जबकि सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों की सूची में दिल्ली के कॉलेजों का दबदबा रहा। गुरुवार को नई दिल्ली में जारी इंडिया रैंकिंग्स 2025 में आईआईटी मद्रास ने अपना दबदबा बरकरार रखा है। उच्च शिक्षण संस्थानों की ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास लगातार 7वें साल शीर्ष स्थान पर काबिज रहा, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु दूसरे और आईआईटी बॉम्बे तीसरे नंबर पर रहा। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु पहले, नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दूसरे और मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल तीसरे नंबर पर रहा। इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी आईआईटी मद्रास ने लगातार 10वें साल शीर्ष रैंकिंग हासिल की, जबकि इस श्रेणी में आईआईटी दिल्ली दूसरे और आईआईटी बॉम्बे तीसरे नंबर पर रहा। वहीं मैनेजमेंट कैटेगरी में आईआईएम अहमदाबाद पहले, आईआईएम बेंगलुरु दूसरे और आईआईएम कोझिकोड तीसरे नंबर पर रहा। सर्वश्रेष्ठ कॉलेज की कैटेगरी में राजधानी दिल्ली के कॉलेजों का दबदबा रहा। हिंदू कॉलेज पहले, मिरांडा हाउस दूसरे और हंसराज कॉलेज तीसरे नंबर पर रहा। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में कोलकाता स्थित जादवपुर यूनिवर्सिटी पहले, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई दूसरे और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तीसरे नंबर पर रही। भारत की उच्च शिक्षण संस्थानों में जो इंस्टीट्यूशंस 17 कैटेगरी में अच्छे कर रहे हैं, उनको आज हमने सम्मानित किया। भारत की पूंजी, भारत की उच्च शिक्षा की ताकत है। भारत की राष्ट्रीय आवश्यकता को लेके भारत की इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसमें काम कर रहे हैं। उनकी धीरे धीरे इनोवेशन से भारत की आवश्यकता पूरा हो, भारत की आत्मनिर्भरता बढ़े, भारत में स्वदेशी चीज़ों की निर्माण हो। इसीलिए भारत की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बहुत रोल है और आने वाले दिनों में और आगे बढ़ेगी। मेडिकल कैटेगरी में नई दिल्ली स्थित एम्स पहले, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ दूसरे और सीएमसी वेल्लोर तीसरे नंबर पर रहा। रिसर्च संस्थानों की कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु पहले, आईआईटी मद्रास दूसरे और आईआईटी दिल्ली तीसरे नंबर पर रहा, जबकि इनोवेशन कैटेगरी में आईआईटी मद्रास पहले, आईआईटी बॉम्बे दूसरे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु तीसरे नंबर पर रहा। ओवरऑल इंजीनियरिंग, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी में हम NIRF रैंक 1 में हो रहे हैं। हमारा एक फोकस्ड एफर्ट, हमारा फैकल्टी, स्टाफ, स्टूडेंट्स, अलुमनाई, इंडस्ट्री पार्टनर्स, फंडिंग एजेंसीज, ये सबका एक फोकस्ड, कोहेसिव, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट इसका परिणाम का कारण है। इंडिया रैंकिंग्स 2025 में कुल 17 श्रेणियों में उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग की गई। 5 विभिन्न मापदंडों में प्रदर्शन के आधार पर इन संस्थानों का चयन किया गया, जिनमें टीचिंग लर्निंग, रिसर्च, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच और समावेशिता जैसे मापदंड शामिल हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने राज्य की ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी समुदाय के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। हम ऐसे शब्दों और रवैये की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही भाजपा ममता बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दायर करेगी। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के बीच झड़प भी हो गई। हैरानी तो इस बात की है कि मामला धक्का मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गया और मामला इतना बढ़ गया कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विधायकों को शांत कराना पड़ा। इससे पहले बंगाल भाजपा के मुख्य सचेतक शंकर घोष को दिन की शेष कार्यवाही के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। जब विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने भाजपा विधायक और पार्टी के मुख्य सचेतक डॉक्टर शंकर घोष को निलंबित करने के बाद उन्हें बाहर निकालने के लिए मार्शल बुलाए तो हालात बिगड़ गए। मोदी कम्युनिटी को गाली दिया। राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में ममता को जाना पड़ेगा। केस होगा उनका खिलाफ।
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की NR1 टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हजरत निजामुद्दीन थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्या और लूटकांड के वांछित आरोपी पंकज नारजरी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने इस वारदात के मास्टरमाइंड प्रेम बहादुर नेपाली उर्फ देवराज उर्फ देव सिंह को भी इंडो नेपाल बॉर्डर से दबोचा है। पुलिस ने 3000 किलोमीटर तक लंबी दूरी तय करते हुए लगातार आरोपियों पर दबिश बनाए रखी और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि बीते साल मई महीने में जंगपुरा के एक मकान में एक डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से कई आरोपी सामने आए। इसमें डॉक्टर के घर पर काम करने वाली नौकरानी समेत कई लोगों की संलिप्तता पाई गई थी। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड प्रेम बहादुर नेपाली और 50,000 का इनामी पंकज नारजरी अब तक फरार चल रहे थे। फिलहाल दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 2 और आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली देने के मुद्दे पर गुरुवार को एनडीए के दलों की महिला संगठनों ने बिहार बंद बुलाया था, जिसका काफी असर बिहार में देखने को मिला। भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों की महिलाएं बिहार के तमाम शहरों में सुबह से सड़कों पर उतरी तो पुरुष नेता भी महिला नेताओं के साथ सड़कों पर मौजूद रहे। विपक्षी दलों ने कहा कि बंद बेअसर रहा तो एनडीए नेताओं ने विपक्षी दलों पर जोरदार पलटवार किया और कांग्रेस आरजेडी नेताओं से माफी मांगने की बात कही। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के हुए अपमान के खिलाफ एनडीए का हल्ला बोल का जनता का भी भरपूर समर्थन मिला। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा के बिहार बंद का असर गुरुवार को पूरे बिहार में देखा गया। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पूरे बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ सड़कों पर उतरी। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक बंद को सफल बनाया और मां एवं नारी सम्मान के संदेश को सशक्त रूप से समर्थन दिया। राजद के कार्यकर्ता ने गाली दिया और वो मजे ले रहे थे। अगर उनको थोड़ा भी मां का ज्ञान होता तो वो तुरंत उस कार्यकर्ता को डांटते। आज मेरी बहनें बाहर रहती हैं फॉरेन में, उन्होंने हमें वीडियो भेज करके कहा कि दीदी ये क्या हो रहा है। तो जब ये सबको सुनाई दिया तो इन 2 युवराजों, उनके कुंभों और ये झूठ बंधन को क्यों नहीं दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा है। अब चाहते हैं कि तेजस्वी राहुल माफी मांगे। मां के जो अपमान के लिए उन्होंने शब्द कहे हैं। प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी का भद्दी भद्दी गालियां दी गई और आप साहब अभी तक आपको शर्म नहीं है कि एक बार हम क्षमा मांगे, एक बार कहें कि ये ठीक नहीं था। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी तक एसआईआर को लेकर एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी राजद, कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर अब बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे एनडीए कार्यकर्ताओं और आम लोगों के समर्थन से राज्य में विपक्षी दल जहां दबाव में दिख रहे हैं, वहीं भाजपा ने शांतिपूर्ण बंद को सफल बनाने के लिए बिहार की सभी महिलाओं और युवाओं का धन्यवाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चाओं को समर्थन देने का काम किया। तो बिहार के सभी महिलाओं को, बहनों को धन्यवाद देता हूं कि शांतिपूर्ण बंदी को सफल किया। जो भाजपा एनडीए के द्वारा था सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला। लोकसभा चुनाव के दौरान भी जनता ने इनको जवाब देने का काम किया था और इस बार पुनः विधानसभा में ऐसी भाषा के आक्रोश में जनता इनको जवाब देने का काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के अपमान के विरोध में गुरुवार को राजधानी दिल्ली में भी भाजपा ने कई स्थानों पर प्रदर्शन किए। पीएम मोदी की मां के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान के समर्थन में गुरुवार को विरोध के चलते स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में कामकाज न के बराबर ही हुआ और पूरे बिहार में इस बंद का व्यापक असर देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं बदलते बिहार की। बिहार एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक दौर से गुजर रहा है। जिस बिहार से रोजगार की तलाश में हर साल लाखों लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर थे, आज उसी बिहार में हर साल लाखों लोग रोजगार के लिए वापस आ रहे हैं।
इस खास सीरीज में आइए आज हम आपको कुछ ऐसे ही श्रमिकों की कहानी उनकी जुबानी सुनाते हैं जो अपने ही घर वापस आकर अब बेहद खुश हैं। बिहार में तीव्र गति से हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने रोजगार की असीम संभावनाओं को राज्य में जन्म दिया है। अब यहाँ पलायन शब्द की जगह रिवर्स माइग्रेशन ने ले लिया है। तो आइए देखते हैं रिवर्स माइग्रेशन की कहानी कामगारों की जुबानी। बिहार से माइग्रेशन की बात अब अतीत का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि बिहार में रिवर्स माइग्रेशन आज की हकीकत का हिस्सा है। 2 दशक से ज्यादा दिल्ली में और चेन्नई में 1 दशक तक काम करके बिहार लौटे मोतिहारी के मोहम्मद सगीर आलम बताते हैं, जब मुझे ये पता चला कि बिहार में ही कारखाना कंपनी लग गया है, खुल गया है, तो ये बात सुन के मैं यहाँ आया तो मेरा जॉब लग गया और मैं यहाँ पे काम करके बहुत खुश हूँ। एज ए फ्लोर इंचार्ज हूँ और मैं अपने यहाँ बिहार गवर्नमेंट सरकार को मैं बहुत धन्यवाद दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे अपने बिहार में ही रह के, जो कभी आज तक ये मैं सोचा भी नहीं था कि बिहार में ही मुझे काम करने का अवसर मिलेगा। सो यहाँ पे पूरा हो गया, मेरा सपना जैसा लग रहा है कि मेरा एक सपना पूरा हो गया और मैं बहुत इससे अब खुश हूँ। गुरुग्राम से बिहार लौटी अनीता देवी, मेरा घर वाले को देहांत हो गया, तब से मैं यहाँ रहने लगी और यहाँ अपना काम करके अपने बाल बच्चे को, घर वाले को अपना चलाती हूँ घर। और मेरा 2 लड़का है और हम हैं 3 लोग हैं। हम लोग नज़दीक में रहती हूँ, अपना घर पे भी दिन भर काम करती हूँ और घर पे भी चली जाती हूँ। वहाँ मुझे बहुत परेशानी था, किराया के रूम में रहना पड़ता था और दिक्कत होता था वहाँ रहने में। हमको यहाँ अच्छा है। आरा निवासी पिंटू कुमार साहा की माने तो हमको अदर स्टेट में काम करना जाना पड़ता था और इधर जो है अपना घर पे कंपनी है तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उधर जाने आने में बहुत दिक्कत था। समय पे घर नहीं आते थे, कोई भी जरूरी वस्त काम लगता था तो घर पे नहीं आ पाते थे। और यहाँ जो है अपना घर का है, जब मर्जी जब घर पे ही है, घर का काम हो जाता है, अपना कंपनी का काम हो जाता है। चलिए अब आपको तमिलनाडु के तिरुपुर से बिहार लौटी रीता तांडी का अनुभव उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। जब बिहार में आया फैक्ट्री तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, अभी पता चला तो हम यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। अभी अच्छा है, यहाँ पे हम लोगों के लिए सुविधा हुआ है, बहुत अच्छा है। वहाँ पे कष्ट इतना था कि बहुत दूर पड़ता था, 3000 किलोमीटर था, हम लोगों को जाने के लिए पड़ता था 3000 किलोमीटर। कुछ करना है तो उतना दूर नहीं जा पाते और घर में कुछ असुविधा हो जाता था। कोई अगर बड़े बुजुर्ग का डेथ हो गया, माँ बाप का तबीयत खराब हो गया तो हम लोगों को वो जल्दी आ नहीं पाते थे इतने दूर से। अभी हमारा गांव में हुआ है, बिहार में हुआ है, घर के पास में, तो हम लोगों को सब चीज का सुविधा हो गया है। तो आपने देखा रिवर्स माइग्रेशन की कहानी कामगारों की जुबानी। कल फिर हम एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए डीडी न्यूज। बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप के सुपर 4 के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने ये मुकाबला जीत लिया। भारत ने मलेशिया के खिलाफ 4-1 से जीत दर्ज की। हालांकि भारत को शुरुआती दौर में जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा था। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं मिली और मैच शुरू होने के चंद मिनटों में ही मलेशिया ने फील्ड गोल कर 1-0 की बढ़त बना ली। भारतीय टीम ने जवाबी हमला जरूर किया, लेकिन टीम को सफलता नहीं मिली। पहला क्वार्टर मलेशिया के पक्ष में 1-0 से खत्म हुआ। दूसरे क्वार्टर में भारत को मिले पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में मनप्रीत सिंह ने बदला और स्कोर लाइन को 1-1 कर दिया। इस गोल से उत्साहित भारतीय टीम ने जल्द ही दूसरा गोल किया और जिसे सुखजीत ने किया। दूसरे क्वार्टर के समाप्त होने से पहले भारत ने एक और गोल दागा, मैच में 3-1 की बढ़त बना ली। तीसरे क्वार्टर में भारत को एक और सफलता मिली और बढ़त को 4-1 कर दिया। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हुआ और भारत ने मैच को 4-1 से अपने नाम किया। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस साल अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह फिल्म महोत्सव 4 से 14 सितंबर तक चलेगा। देखिए टोरंटो से हमारी संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य की विशेष रिपोर्ट और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। सितंबर का महीना है और समय आ गया है फिर से टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। इस साल विशेष एडिशन है क्योंकि 50वीं सालगिरह बना रहा है टिफ
और अगर हम बात करें कि हम कहाँ खड़े हैं तो ये किंग स्ट्रीट वेस्ट है। इसका एक हिस्सा जो है वो फेस्टिवल स्ट्रीट में परिवर्तित कर दिया गया है 10वीं बार, और जो फेस्टिवल है वो 4 सितंबर से 14 सितंबर तक होगा इस साल। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 50वां संस्करण टिफ के स्टार के आधिकारिक अनावरण के साथ शुरू हुआ। ये आयोजन टिफ लाइट बॉक्स के बाहर कनाडा के वॉक ऑफ फेम पर हो रहा है। यहाँ खुली हवा में फिल्में दिखाई जाएंगी और समारोह आयोजित किए जाएंगे। हालांकि ये महोत्सव टोरंटो शहर के कई स्थानों पर फैला हुआ है, जहाँ विभिन्न थिएटरों में फिल्में दिखाई जाती हैं। टिफ 50 की ओपनिंग फिल्म डॉक्यूमेंट्री जॉन कैंडी आई लाइक मी होगी। फिल्म का निर्देशन कॉलिन हैंक्स ने किया है और इसे रायन रेनॉल्ड्स ने प्रोड्यूस किया है। आइए अब देखते हैं इस साल टिफ में क्या खास है। शुरुआत रेड कारपेट से करते हैं, जहां फिल्म और फैशन जगत के वैश्विक सितारों, ऑस्कर विजेताओं और नए कलाकारों का एक अद्भुत जमावड़ा है। अमेरिकी अभिनेत्री एंजेलिना जोली अपनी फिल्म कूटूर के वर्ल्ड प्रीमियर में शामिल होंगी। ये एक आगामी ड्रामा फिल्म है जिसका वर्ल्ड प्रीमियर 7 सितंबर को टिफ में होगा। कनाडा के अभिनेता कीनू रीव्स की फिल्म गुड फॉर्च्यून का प्रीमियर टिफ 50 में हो रहा है। साथ ही ऑस्कर विजेता निर्देशक स्टीवन सोडनबर्ग की फिल्म द क्रिसोफर्स का भी वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है। स्टीवन अपनी फिल्म के सितारों माइकेला कोएल और इयान मैककेलन के साथ रेड कारपेट पर जलवा बिखेरने को तैयार हैं। इस फेस्टिवल में 291 फिल्में हैं जो 50 देशों से दिखाई जा रही हैं। इसमें कई फीचर्स हैं, कई शॉर्ट्स हैं, कई क्लासिक्स हैं और कई प्राइम टाइम टाइटल्स भी हैं। 10 फिल्में ऐसी हैं जो 19 देशों से हैं, क्योंकि इसमें कई को प्रोडक्शंस भी हैं जो प्लेटफॉर्म अवार्ड के लिए प्रतिस्पर्धा में हैं। यह अवार्ड उन फिल्मों को दिया जाता है जिनका डायरेक्शन अलग हटके हो या उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी हुई हो। महोत्सव में कुछ ऐसी फिल्में हैं जो प्लेटफॉर्म पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। इन फिल्मों में स्टीव, हेन, द करंट्स, विंटर ऑफ द क्रो, द वर्ड ऑफ लव, टू द विक्ट्री और बिटवीन ड्रीम्स एंड होप शामिल हैं। विजेता को 20,000 कनाडाई डॉलर का नकद पुरस्कार मिलेगा। विजेता का नाम महोत्सव के अंतिम दिन 14 सितंबर को सामने आएगा। जो ऑफिशियल पोस्टर टिफ 50 का है उसमें हाथों का डिजाइन है। ये डिजाइन एक आइकॉनिक इमेज से लिया गया है जो कि पहले पोस्टर जो 1976 में टिफ हुआ था उसका था, वहां से लिया गया है। इसके अलावा आपको बताएं सीएन टावर जो बड़े कनेडियन कॉजेस के लिए हम देखते हैं कि लाइट अप होता है, वो इस बार भी लाइट अप होगा। पूरे फेस्टिवल के दौरान जब सूरज ढल जाएगा तब हर घंटे ये स्वर्णीय रंग में लाइट अप होगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि क्योंकि 50 साल हो रहे हैं टिफ के, तो ऐसी 50 फिल्में टिफ में दिखाई जाएंगी जो कि टिफ का जो असर हुआ है सिनेमा की संस्कृति पे इन 50 सालों में उसको दर्शाती हैं। तो कमर कस लीजिए टिफ 50 के लिए। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, टोरंटो से।